ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। सो टुडे द यूनिट वी आर स्टार्टिंग इज रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी बाय डिफॉल्ट एक बहुत डिफिकल्ट एरिया एज फार एज आई रिमेंबर माय स्टूडेंट लाइफ। मुझे बहुत मुश्किल लगता था एंड यूजुअली बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है। CNS, CVS, रीनल, ये पोorly अंडरस्टूड एरियाज हैं। एंड अमेजिंगली ये वो सिस्टम है जो कि सिर्फ किडनी नहीं है। देखिए, इसके साथ इंटरलिंक्ड बहुत सारी चीजें हैं। एंड यू ऑल नो वेल, आप में से बहुत सारे हाउस जॉब कर चुके होंगे, कुछ रेजिडेंसी कर रहे होंगे या कुछ इस तरह से आगे पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि किडनी सिर्फ और सिर्फ रीनल सिस्टम किडनी का नाम नहीं है। इसके साथ हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। किडनी के ऊपर हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स एक्ट करते हैं, जिसमें एल्डोस्टेरोन है, ADH है। किडनी के साथ हमारा एंजियोटेंसिन का बड़ा गहरा लिंक है, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स की तरह सा एक हार्मोन है। किडनी के साथ हमारा एसिड बेस बैलेंस लिंक्ड है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलोसिस। ब्लड प्रेशर गवर्नेंस हमारी किडनी से हो रही है, वेस्ट डिस्पोजल हमारे किडनी से हो रही है, एंड अ लॉट लॉट मोर, एंड द लिस्ट इज बिग वन, अ बिग वन। तो देखिए, इसीलिए ना किडनी को समझना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है। हम इंशाल्लाह रीनल सिस्टम पे 4 से 5 दिन लगाएंगे, और उसके अंदर आज जो हमारा, यस, वेरी गुड डॉक्टर इकरा, वेरी गुड, जिनका मैसेज आया नीचे। यस, बहुत सारा कुछ है। इवन विटामिन डी की फाइनल फॉर्म जो है, एक्टिव फॉर्म जो है, उसकी कन्वर्जन किडनी पे होती है। D3 जो होता है, 25 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकॉल्सिफेरॉल की फॉर्मेशन और कन्वर्जन जो अल्टीमेट फाइनल, वो भी किडनी पे होती है। तो बहुत कुछ होता है। सो हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, आपके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यू नो लेवल पे लेके आए उन चीज़ों को। एंड ऑब्वियसली, यस ऑब्वियसली, हम उसको आसान भी करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो कि पहला दिन होता है, पहले दिन में वो किडनी का रोल ऑन द पीएच है, या एसिड बेस बैलेंस है, जिसके अंदर हम सिर्फ किडनी को नहीं देखेंगे, इंटरलिंक्ड और भी यूनिट्स को देखेंगे। हम सब लोगों का एक जाती ख्याल ये होता है कि हमारी जो पीएच है दैट इज 7.4, but actually it's not 7.4 at any time. It ranges between a value of 7.35 and 7.45. क्योंकि for an example, if someone is doing some sort of activity and yet he is not in acidosis or alkalosis, the pH can vary. अगर ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, वो थोड़ा सा एसिडिक एसिडोसिस की तरफ जाएगी उसकी बॉडी, माइल्डली, नॉट यानी कि 7.4 से नीचे की तरफ आ जाएगी। और अगर पेशेंट एल्कलोसिस में नहीं है तो भी 7.4 से ऊपर, लेकिन 7.45 से नीचे भी वो नॉर्मल रेंज में रहेगी, टूवर्ड्स एल्कलिनिटी जा सकती है। अब जो हमारा जो एक सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट जो दे दिया गया है, वो ये है कि जब भी पीएच डिसरेगुलेट होती है, यानी कि 7.35 से नीचे जाए तो एसिडोसिस में जाती है बॉडी, और 7.45 से ऊपर जाए तो बॉडी एल्कोलोसिस में जाती है। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, हमारे टीचर्स को तो नहीं मैं ब्लेम करूंगा, या हमारे स्टडी सिस्टम में मैंने जितना ऑब्जर्व किया, वो ये है कि सीधा लोग जाते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स पे, एंड दैट इज समथिंग रियली रॉन्ग। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स पहले नहीं आते। जो आपको बात समझने की है, जो मैं बताने लगा हूं, वो ये है कि इससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। वो ये होता है कि बॉडी अपने नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सिस्टम्स का यूज करती है। और बफर सिस्टम्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ बफर बाय डेफिनेशन? व्हाट वाज अ बफर? एनीवन? Resist a change in pH. हाँ, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी फ्लूइड में ऐड कर दिया जाए तो वो चेंज ऑफ पीएच को रेजिस्ट करे और उसको न्यूट्रल पीएच की तरफ मेंटेन करने की कोशिश करे। मैं आपको अभी स्लाइड शेयर्स भी करूंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा अभी से। लेकिन मैं पहले आपसे ये चाहूंगा कि आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए अपने पास, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के कंपार्टमेंट्स हैं, एक इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के फिर दो टाइप्स हैं, या दो फर्दर कंपार्टमेंट्स होते थे, किसी को याद है? वन वाज Plasma and interstitial. one was interstitium and the other one was plasma. One was, very good Dr. Gulnaz, one was interstitium and one was plasma. So basically हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो तीन कंपार्टमेंट्स में है: प्लाज्मा which is a part of extracellular fluid, interstitium which is yet again extracellular, and then ultimately the intracellular fluid. अब इन तीनों एरियाज में जो बफर सिस्टम्स हैं वो सेम नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं। और ये सारे एरियाज में जो बफर सिस्टम्स हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं और मुख्तलिफ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हम स्टार्ट ले लेते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में जो मेजर बफर सिस्टम है वो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन बफर्स है। कौन से हैं? प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स। एंड जो दूसरे नंबर पे इसमें बफर्स आते हैं, दे आर द फॉस्फेट बफर्स। अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरस्टिशियम पे। इंटरस्टिशियम में जो मेजर बफर सिस्टम है, इट्स द बाइकार्बोनेट सिस्टम। In the interstitium, it's the bicarbonate system. While minorly, वो जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के मेजर बफर्स थे दो, कौन से बताए मैंने आपको? प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स। वो एक्स्ट्रा सेलुलर में भी होते हैं लेकिन माइनर रोल प्ले करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर के जो इंटरस्टिशियम में जो मेजर रोल है वो किसका है? बाइकार्बोनेट सिस्टम का। और माइनर रोल है प्रोटीन्स का एज वेल एज फॉस्फेट्स का। ठीक हो गया? एंड देन वी कम टू द प्लाज्मा और द ब्लड। द लिस्ट रिमेन्स सेम एज ऑफ इंटरस्टिशियम। सेम है। मेजर बफर कौन सा है? बाइकार्बोनेट। माइनर में कौन से आगे? प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स। बट येट अगेन मेजर बफर्स में आपने एक वर्ड ऐड करना है, एंड दैट्स द फेमस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेजर बफर सिस्टम ऑफ द प्लाज्मा में एक और बफर आता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। सो अब मैं यहां पे देख लूं, वी हैव 78 पीपल, अप्रोक्सीमेटली 80 पीपल माशाल्लाह। सो लेट मी जस्ट सी द पीपल, कौन कौन मौजूद हैं, जस्ट फॉर 1 सेकंड, एंड देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स माय स्लाइड्स एंड विल कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, क्योंकि एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी मेरे लिए मजबूरी होती है कि मुझे रखना पड़ता है। सो लें जी, अब मैं आप लोगों को, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ शोइंग गूगल इमेजेस बिकॉज एक तो उसमें वो भी होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बतानी पड़ती हैं तो उसको दिखाना भी जरूरी होता है। सबसे पहले मैं इन इंडिविजुअल बफर सिस्टम्स को आपको बता देता हूं। सबसे पहले ज़्विटरायन सिस्टम को बात करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज ऑफ गूगल, येट देखें गूगल कैन बी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल। अब तो एआई, चैट जीपीटी और ग्रॉक का दौर है आजकल। ग्रॉक बहुत फेमस हुआ है, यू ऑल नो इट वेल। लेकिन याद रखिएगा कि ह्यूमन इंटेलेक्ट से ये चीजें कभी भी मैच नहीं कर सकती। अगर आपको कोई चीज इंटरनेट पे या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पे इवन मिले तो उसको एक दफा रेक्टिफाई जरूर कर लिया करें, उसको एक दफा क्रॉस चेक कर लिया करें। अगर वो गलत है तो रेक्टिफाई कर दिया करें। हर चीज पे आपने अन्य वा इतबार नहीं करना। वी पीपल आर यूजुअली फॉन्ड ऑफ शॉर्टकट्स, एंड इन यू नो शॉर्टकट्स की चाहत में हम लोग कई दफा नाबीना से हो जाते हैं। तो वो काम नहीं करना। पहले एक दफा चीजों को कंफर्म कर लें कि ये ठीक भी है, फिर जरूर फॉलो करें। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। हमारा जो प्रोटीन है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, इट वाज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स के थे, आपने नाम सुने होंगे। बताएं कोई नाम चले मैं बोलने से पहले। ल्यूसीन, लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, टायरोसिन। डी टायरोसिन एंड अ लॉट मोर। जो प्रोटीन्स का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ये देखिए, सेंट्रल कार्बन एटम होता है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता था। एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, और एक तरफ ये आर वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होता रहता है और अमाइनो एसिड बदलता रहता है। ये आर वाला फंक्शनल ग्रुप बदलता रहता है और अमाइनो एसिड चेंज होता रहता है। अलबत्ता ये जितना पार्ट है ये हर अमाइनो एसिड में क्या होगा? सेम। अब देखिए इस अमाइनो एसिड के अंदर दो पार्ट्स हैं, दो चीजें ऐसी लगी हुई हैं, एक जिसपे पॉजिटिव आयन है और एक जिसपे नेगेटिव आयन है। अब आप लोगों का ख्याल होगा कि नॉर्मली जो प्रोटीन होता है वो हमारी ब्लड में इस तरह से ही मौजूद रहता है, या कुछ किताबें इस हाइड्रोजन को उतार के इधर ले आती हैं, इसको COOH लिख देती हैं और इसको NH2 लिख देती हैं। आपने देखा होगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स कभी भी इस फॉर्म में मौजूद नहीं रह सकते। वो आइदर एनायनिक फॉर्म में रहेंगे या आइदर कैटायनिक फॉर्म में रहेंगे। ये मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में पीएच ज्यादा हो जाए तो पीएच का क्या मतलब है कि वहां पे क्या चीज ज्यादा होगी? हाइड्रोजन। पीएच ज्यादा तो बाइकार्ब ज्यादा। पीएच ज्यादा तो बाइकार्ब ज्यादा। ओके, वेरी गुड। हाइड्रोजन को क्या होगा? मेरा सवाल नहीं आप समझे। कम सर। कम।
लेट मी यूज अ डिफरेंट इमेज, मुझे वो इमेज जरा पसंद नहीं आ रहा, उसके अंदर चीजें उसने ना गलत लिखी हुई है। लेट मी गो फॉर अनदर इमेज, लेट मी सी हियर। चलें चलें, यूं कर लेते हैं, इसी पे समझा देता हूं। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर पीएच हाई है तो इसका मतलब है कि बॉडी किस तरफ जा रही है? एल्कलोसिस में। Alkaline. एंड व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन। ये अमाइनो एसिड क्या कहेगा? अपना ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा, उसको ब्लड में भेज देगा, और उसकी खुद क्या फॉर्म बन जाएगी? NH2 हो जाएगा, C++। इसमें से पॉजिटिव चार्ज उतर गया तो ये आयनिक फॉर्म परसिस्ट करेगी। जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ था वो ब्लड में चला जाएगा या फ्लूइड में चला जाएगा, और वो जो अल्कलाइन सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। या उसकी जो पीएच जो अल्कलिनिटी की तरफ जा रही थी वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। डू यू एग्री विद मी? यस सर। यस सर। एंड इसका रिवर्स आप देखें, अगर एक फ्लूइड है उसकी पीएच कम है यानी कि वो एसिडिक है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। यस। यस सर। होनी चाहिए ना। तो ये प्रोटीन क्या करेगा कि ये जो C++ वाली एंटिटी है इस जगह पे वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को पिक कर लेगा और ये क्या बन जाएगा? COH। एच। और वो जो फ्लूइड था जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा था और वो एसिडिक था, उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और वो न्यूट्रल पीएच की तरफ आ जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। यस सर। ये किसी का माइक अनम्यूट है और पीछे मुसलसल शोर आ रहा है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं ये 80 लोग हैं, मैं सबको मैनेज नहीं कर सकता इंडिविजुअली, डोंट डू इट। सही है, यहां तक क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर। Anyone else? You are a lot more, many people here. Why cannot more people answer? क्लियर है सर। Okay, चले। Now we go to the next thing. अगले बफर पे आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट बफर पे आ जाते हैं। This is an amazing figure, मैंने अभी इसको डिस्कवर किया, मैं अभी देख रहा था तो I just loved it. देखिए, बाइकार्बोनेट सिस्टम में आप बेशक इस वाली साइड को ना इग्नोर करते हैं, सिर्फ राइट साइड पे रहें। जब पीएच बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है? एल्कलोसिस। एल्कलोसिस। ये H2CO3 स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट इज एन एल्कली व्हाइल हाइड्रोजन आयन इज एन एसिड। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आना चाहिए? आइडियली H2CO3 के स्प्लिट होने से एक एल्कली का आयन बना और एक एसिडिक आयन बना। व्हाट शुड बी द रिजल्ट? न्यूट्रल पीएच। क्योंकि आइडियली, आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि एक बाइकार्बोनेट है जो कि एल्कली है और एक ही आयन हाइड्रोजन का है जो कि एसिड है। तो आइडियली तो एक एल्कली और एक एसिड, अल्टीमेटली पीएच नॉर्मल रहनी चाहिए, बट पीएच विल बिकम एसिडिक। क्यों? जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। बाइकार्बोनेट आयन is a weak base. It's a weak base, while hydrogen ion is the strongest acid. So ultimate effect क्या बनेगा फिर? एसिडिक। एसिड। एसिडिक। इसीलिए जब पीएच बढ़ी और बॉडी अल्कलोसिस में गई तो बाइकार्बोनेट स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन, बिकॉज इट्स वीक alkali, it will not change the pH much. However, the hydrogen ion is a strong acid, it's the strongest acid, तो pH एसिडोसिस की तरफ चली जाएगी और बफरिंग हो जाएगी। सो वेरी सिंपल। Yes, sir. और अगर यही चीजें रिवर्स हो जाएं, पीएच कम हो जाए, तो बॉडी इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेगी। ये रिएक्शन रिवर्स कैसे होगा? बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन मिलेगा और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3 में। हाइड्रोजन आयन क्या था? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोला है अभी मैंने। एसिड। तो ये भी कार्बोनिक एसिड भी तो एसिड है, लेकिन ये बहुत वीक एसिड है। वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? वीक वीक एसिड। एसिड में। सो इस तरह से हमारा कौन सा सिस्टम काम करता है? द बाइकार्बोनेट सिस्टम। आसान है, आई गेस इट्स इजी। नाउ द थर्ड बफर सिस्टम वो है
फॉस्फेट बफर। अब फॉस्फेट बफर भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, NaH2PO4 एंड Na2HPO4, NaH2PO4 एंड Na2HPO4। ये देखिए, ये लिखे हुए हैं, ये जो दो लिखे हुए हैं। अब बाकी बातों को छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा हमें टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह सारे। देखिए, जो NaH2 है और Na2H है, इनमें से एसिड फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, Na2H या NaH2? NaH2। जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एसिड होगा, जिसमें ये सोडियम ज्यादा है वो एल्कली होगा। लेकिन ये एसिड भी वीक एसिड है NaH2PO4, और ये जो एल्कली है Na2HPO4 ये भी वीक एल्कली है। पहले ये बात छोटी सी याद रखिए। इसके जो दोनों सिस्टम्स में एसिड्स और एल्कली है, एसिड और एल्कली है, वो दोनों कौन से हैं? दे आर वीक। Weak। अब ये देखिए होगा क्या, इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, फॉर एन एग्जांपल HCl, तो इसकी जो वीक एल्कली थी Na2HPO4 वो इसके साथ अटैच होगी और उसको किसको में कन्वर्ट कर देगी, NaH2PO4 में, जो कि क्या था, वीक एसिड, Weak। और साथ बन जाएगा NaCl जो कि एक सॉल्ट है जिसकी एसिडोसिस और अल्कलोसिस होती नहीं। सॉल्ट तो पीएच, उसकी तो पीएच होती नहीं, पीएच तो हाइड्रोजन आयन से आती है ना, इसमें तो Yes। कुछ हाइड्रोजन आयन है ही नहीं। तो Daddy also, my hands are dirty. जी सुनील, ओके, सो दिस विल बी द रिजल्ट कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट किसमें कर दिया जाएगा, वीक। Weak acid। और इसी तरह अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दी जाए, जो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaH2PO4 इसके साथ अटैच होगा, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, Na2HPO4 में। वो जो स्ट्रॉन्ग बेस थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, Weak base में। वीक एल्कली में, और साथ वाटर एलिमिनेट हो गया। एंड येट अगेन वाटर की भी कोई पीएच नहीं होती, वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस है। सो मेरा ख्याल है आपको ये चीजें समझ आ गई। क्लियर है यहां तक बातें? Yes, sir. इफ यू नीड टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, ताकि मैं फिर आगे सर ये फॉस्फेट बफर सिस्टम रिपीट कर दें। डॉक्टर मिनाल देखें, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक वीक एल्कली है NaH2PO4 और एक वीक एसिड है NaH2PO4। वीक एसिड, सॉरी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होगा तो वीक एल्कली आएगी, उससे अटैच होगी, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करके किस में बना देगी, वीक एसिड में। तो पीएच जो बहुत रैपिडली एसिडोसिस की तरफ जा रही थी वो न्यूट्रल की तरफ आ जाएगी। इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होगी या एल्कली ऐड होगी तो पीएच हाई जा रही होगी, 7.45 से भी ऊपर जा रही होगी। तो NaH2PO4 जो कि एक वीक एसिड है वो उसके साथ बाइंड करेगा और उस स्ट्रॉन्ग बेस को कन्वर्ट किसमें कर देगा, वीकर बेस में, Weak base। जो कि Na2HPO4 है। एंड अगेन पीएच विल कम टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड। चले, अब जो बफर सिस्टम एक रह गया, मैंने आपको 4 लिखवाए थे मेजर। एक कौन सा लिखवाया था, ऐड करवाया था, जो मैंने आपको करवाया था ब्लड में, और वो कौन सा था, HB। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसकी डिटेल जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जब हम किडनी पढ़ते हैं या पीएच पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो स्कैटर्ड एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स और एरिया से आते हैं। सो आई विल शो यू अ स्लाइड ऑफ माई सेल्फ जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, और उसी में से मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं और समझाता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की जो मेजर साइट है वो क्या है, Lungs। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन Tissues। लंग्स में होती है, अल्लाह का Tissues। Sorry sir, carbon dioxide। Tissues। टिश्यूज में। अब आप लोगों ने किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, इधर मेरी बातें सुननी है जरा गौर से। ये मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये इसको इस फिगर को, सॉरी, इस फिगर को देख के आपने कतई परेशान नहीं होना। कार्बन डाइऑक्साइड की मेजर प्रोडक्शन साइट का टिश्यूज है, और टिश्यूज भी कौन से, जो सबसे ज्यादा एक्टिवली मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं या जो जो सबसे ज्यादा फंक्शनल है। आपके एक बस बाजू से काम कर रहे हैं तो उन मसल्स में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ना, जाहिर है। Yes sir। अब याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब वैसे आप लोगों को एक नई बात भी बता दूं, हीमोग्लोबिन का काम जो हम लोगों ने पढ़ा सारी जिंदगी, व्हाट वाज दैट, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द बॉडी। मैं आप लोगों के उस गलत कॉन्सेप्ट के अंदर एक
चीज ऐड कर दूं कि हीमोग्लोबिन का वाहिद काम टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज नहीं है, बट इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स. इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज To बैक the टू. lungs. अब ये देखिए, बल्कि मैं स्लाइड को पूरा ही दिखा देता हूं आप लोगों को. देखिए हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी में 3 तरीकों से ट्रेवल करती है. 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 23% एज HbCO2 यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ, एंड 7% इन द फ्री फॉर्म ऑफ इन द प्लाज्मा एज कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहां पे आपको कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है. मैं इस चीजों को सिंपल रखूंगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. ये वो ट्रांसपोर्ट की परसेंटेजेस हैं जो नॉर्मली न्यूट्रल पीएच पे हो रही हैं. अब देखो होगा क्या. अब यहां पे जरा आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहां पे मैंने एक स्कीमेटिक इमेज बनाया. ये लंग है जो कि पूरी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बॉक्स बॉडी के टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप हर चीज को इग्नोर करें, जो बात मैं कहूं उसको सुनिएगा. ये जो पिंक कलर का सेल है, इट इज द रेड ब्लड सेल. जब लंग्स से जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो 70% किस फॉर्म में थी ट्रेवल होनी? देखिए, बाइकार्बोनेट. Bicarbonate. और इस बाइकार्बोनेट को मैंने चूंकि रेड कलर में लिखा है तो यहां पे जो भी चीज मैंने रेड कलर में बनाई है, इसका मतलब यह है कि वो ये 70% वाली है. जो ब्लू में HbCO2 है वो यहां पे ब्लू में है. जो ऑरेंज में यहां पे लिखा है वो यहां पे ऑरेंज में लिखूंगा मैं. 70% रेड कलर में थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, हाइड्रोजन वाटर से बाइंड हो जाएगी, H2CO3 बन जाएगा. H2CO3 स्प्लिट होगा बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, और आगे कोई कहानी होगी जो मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा. इसी तरह 23% कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जाएगी? हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, और ये क्या बन गया हमारे पास? HbCO2. CO2. HbCO2. और 7% किधर चली गई? फ्री इन द प्लाज्मा. ठीक हो गया. 7% ये रही, 70% ये रेड वाली है, 23% ये ब्लू वाली है. अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा. अभी हमने बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में देखा था कि H2CO3 हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा था, और उसी तरह हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन वापस H2CO3 में भी कन्वर्ट हो रहे थे. वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस होता है. तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक ही वक्त में बाइकार्बोनेट आयन को और हाइड्रोजन आयन को इकट्ठा रखना पॉसिबल नहीं होता. अगर ये इकट्ठे बन जाएंगे तो ये वापस H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि वापस स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट सेल नहीं कर सकेगा इसकी. तो बॉडी क्या करती है, यहां पे एक पंप होता है रेड ब्लड सेल के अंदर जिसे कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्टर. और ये पंप बाइकार्बोनेट के आयन को बाहर भेज देता है, चूंकि वो एक एन आयन है, और उसके रिस्पॉन्स में एक एन आयन को पिकअप कर लेता है. और क्लोराइड वो कौन होता है? Chloride. क्लोराइड. और इस चीज को हम कहते थे फर्स्ट क्लोराइड शिफ्ट. अगेन मैं आप सब लोगों को तसल्ली दे रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना, चीजें आसान है, समझ आ जाएंगी. ये चीजें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरी डिटेल में भी देखेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ बफर्स की हद तक समझाना चाह रहा हूं. और यही रेड ब्लड सेल सर्कुलेट करता करता पहुंच जाएगा लंग्स पे. वो जो क्लोराइड अंदर कैरी हुई थी वो चली जाएगी बाहर, और वो जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट था वो आ जाएगा वापस अंदर. इसे क्या कहेंगे आप आइडियली? सेकेंड क्लोराइड शिफ्ट. और ये वापस बनेगा H2CO3 में, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी. 23% जो हीमोग्लोबिन से साथ बाइंड थी वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, और जो 7% ब्लड में थी, प्लाज्मा में थी, वो भी एलिमिनेट हो जाएगी. एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज सेकेंड क्लोराइड शिफ्ट. ये मैंने इसकी डिटेल्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई भी है. फर्स्ट क्लोराइड शिफ्ट जो कि ब्लू एरो से डेजिग्नेटेड है, टिश्यूज के लेवल पे हो रही है. मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड इज टेकन अप बाय द आरबीसी इन एन एक्सचेंज ऑफ a molecule of bicarbonate, while the second chloride shift जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया इस जगह पे, it occurs at the level of the lungs, and a molecule of chloride moves out of the red blood cell into the plasma, while a molecule of an ion of bicarbonate is taken up by the red blood cell. ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई है? इधर किसी को कंफ्यूजन है प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, वेरी ओपनली, वेरी फ्रैंकली. जी प्लीज, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल. Clear, sir. ओके, न्यू पीपल, कोई नए लोग कोई जवाब नहीं देना पसंद करते?
हमें यहाँ पे बोलने में कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी कैन टॉक फ्रीली है। Clear है sir. चलें, दैट्स गुड, एटलीस्ट वन न्यू पर्सन। अच्छा जी, अब देखिए अब होगा क्या। जब ये बाइकार्बोनेट ब्लड में जाएगा तो क्या वहां पे अल्कलोसिस होगी लोकल? बताइए जी या आंसर दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इंटरेक्टिव सेशन रखने का मकसद ये होता है कि मैं आपसे बात करूं, आपके जवाब लूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग को भी मैं भी समझ सकूं कि आपको कितना समझ आ रहा है। वरना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगा दूंगा लोगों की तरह, तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। Sir, please repeat question. देखो, जब ये बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा में जाएगा तो प्लाज्मा में अल्कलोसिस होगी ना? Yes. यस। जी sir. Yes sir. अगर Yes sir. हमें ब्लड में अल्कलोसिस ज्यादा करनी हो तो क्या हम इस 70% को बढ़ा सकते हैं? ये 23% कम हो जाए, यहाँ पे ये रह जाए 18% और ये 70 की जगह हो जाए 75%, तो क्या बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी? Yes. जी सर। और अगर हम इसको कम Very करना चाहें, इसको 23 से बढ़ा के 27 कर दें और ये जो 70 ये कम होकर 66 रह जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। बॉडी कम अल्कलोसिस हो जाएगी। जाएगी। So in this way, the binding of hemoglobin with the carbon dioxide, it can be triggered or decreased a bit so that the buffer system of the blood can work. समझ आई बात की? Yes. सर sir. चले, और ये नीचे 18 मैसेजेस आए हुए मुझे, 7 मेन चैट में और कोई 11 इंडिविजुअल। और यार ये मुंह से बोल दें यस सर यस सर यस सर, ठीक है, क्लियर है क्लियर है, इधर बोल दें। मैं जो बोल रहा हूँ आपका माइक भी तो ऑन हो सकता है यार। ओके, नाउ ये तो हो गया बफर सिस्टम, एंड बफर सिस्टम फिनिशेस हियर। आई गेस ये आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम जाएंगे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एसिडोसिस और अल्कलोसिस। सर एक बात पूछनी है। जी जी, अगर आप कह रही हैं कि बाइकार्बोनेट सेल से बाहर निकलेगा तो वो अल्कोहल की तरफ जाएगा, वो वाला सिस्टम। अल्कलोसिस। तो फिर ये क्या होगा? हाँ जी, अल्कलोसिस। तो ये कैसे होगा? ऊपर जो हीमोग्लोबिन के साथ वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा कैसे होगी? फिर वो हम कैसे ज्यादा करेंगे उसको देखिए ना, कंपनसेट करने के लिए? परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की फ्लक्चुएट हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेगी तो बाइकार्बोनेट वाली फॉर्म कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होने वाली फॉर्म कम होगी तो बाइकार्बोनेट वाली फॉर्म बढ़ जाएगी। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगी ना। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके, नाउ वी गो टू द रियल टॉपिक ऑफ टुडे, जो कि पीएच है। और आई होप सो कि आप लोग आज जब लीव करेंगे मीटिंग, इंशाल्लाह मोर देन 80 पीपल हैव जॉइंड अस टुडे, तो आपको कुछ चीजें ऐसे समझ आई हुई होंगी जो कि कभी पहले उस तरह से समझ नहीं आई थी। सो लेट मी चेंज द कैमरा हियर। अब यहाँ पे ना आगे जाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें करना चाहूंगा जो कि आपके लिए समझना बड़ी जरूरी है। पहली तो बात ये याद रखिएगा कि मैं जब भी पढ़ाऊं, आप लोगों ने क्लास में प्लीज एक चीज मुझे फेवर देनी होती है कि मैं जो बात कर रहा हुआ करूं, आप सिर्फ उस पर फोकस करें, रादर इधर उधर देखें, क्योंकि मेरी स्लाइड्स पे कई दफा बहुत सारा नॉलेज लिखा होता है। पहली तो बात ये। दूसरी बात, जब भी अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। जब भी हमारी बॉडी की पीएच हल्की फुल्की फ्लक्चुएट करती है तो बॉडी कोशिश करती है कि उस पीएच को नॉर्मल रखा जाए, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो पहला सिस्टम हमारा काम करता था वो कौन सा था? द बफर सिस्टम। अगर बफर सिस्टम Buffer system. इफेक्टिवली काम ना कर सके तो फिर आएंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। अब मेरी एक बात को बहुत गौर से आपने सुनना है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस, व्हाट ऑर्गन सिस्टम इज द कल्प्रिट? Lungs. Lungs. I will admire if new people answer me, please, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये लेक्चर शायद पहले भी लिया होगा। If I say respiratory acidosis or respiratory alkalosis, what organ system is compromised या damaged?
या प्रॉब्लम किस सिस्टम में है? Lungs. Lungs. Okay. When I say metabolic, when I say Dr. Aisha Arshad, please mute your mic. Metabolic alkalosis और acidosis, जब मैं ये बात कहूं तो आपका क्या ख्याल है कि which organ system of the body is compromised? Kidneys, renal. More answers. I need more answers. Renal, kidneys, kidneys. Okay. पहली, अब देखो, देखे अब मेरी एक बात, जब आप लोगों ने बोलना हुआ करें प्लीज तब माइक अनम्यूट किया करें खाम खाने। देखिए, पहले मैं आप लोगों का यहीं पे ये कॉन्सेप्ट मट्टी में मिलाने लगा हूं कि ये आपको किसी बहुत गलत कॉन्सेप्ट वाले बंदे ने ये बात सिखा दी है, अगर सिखाई है तो। अगर आपने खुद सीखी है तो आपने गलत सीखा है। If the respiratory system is abnormal, the body will definitely go into respiratory acidosis or alkalosis. But metabolic acidosis and alkalosis is every acidosis or alkalosis which is due to any organ system of the body except the lungs, not only kidneys. It can be the GIT, it can be due to a drug, it can be due to an endocrine disease, it can be due to, any pathology, डायबिटीज, वॉमिटिंग, डायरिया, एडिसन्स, कशिंग्स, इन सब की वजह से। अब क्या ये जितने सारे मैंने नाम लिए, डायबिटीज क्या किडनी की डिजीज है? नो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। एडिसन्स, कशिंग्स किडनी की डिजीज है? नो, एंडोक्राइन एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिजीज है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑर्गन सिस्टम कोई भी हो एक्सेप्ट द लंग्स, उसकी वजह से अगर एसिडोसिस और अल्कलोसिस होगी तो वो कौन सी होगी? मेटाबॉलिक। समझ लिए मेरी बात आपने? जी सर। अब ये बात आपने भूलनी नहीं है। Yes, sir. अब मैं आता हूं एक चीज पे। हमारी जो नॉर्मल पीएच थी वो कितनी थी? 7.35 से 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स 40 ऑन एन एवरेज, कैन बी 36 to 44 इन सम बुक्स, सॉरी इन फ्यू बुक्स इट्स 38 to 42 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अलबत्ता जिन लोगों ने रॉयल कॉलेज का एग्जाम देना है वहां पे किलो पास्कल में वैल्यू पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इट इज 5.1 to 5.6 pKa। बाइकार्बोनेट को ऑन एन एवरेज 26 to 27 लिए जाता है। कुछ किताबें 27 लिखती हैं, कुछ 26, लेकिन मेजर जो कंसेंसस है वो 26 पे है। रेंज जो है वो उसकी 22 to 28 मिली एक्विवेलेंट्स पर लीटर है। एक तो उनके यूनिट्स भी याद रखने और नॉर्मल वैल्यूज भी याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जी हमारे पास 4 किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। एक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तमाम उन कंडीशंस में होंगी जिनमें लंग्स हाइपोफंक्शनल हो जाएंगे। लंग्स में हाइपोफंक्शनैलिटी है, बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट नहीं कर पा रही है, जैसे सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हाई एल्टीट्यूड, माउंटेन सिकनेस, फॉरेन बॉडी, चोकिंग, एनीथिंग, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी, बहुत कुछ, निमोनिया, जो आपके दिमाग में आए आप डाल देंगे एक्सेप्ट एस्मा। एस्मा को नहीं डालना, एस्मा में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश करता है। इन तमाम कंडीशंस में पेशेंट सांस सही नहीं ले पा रहा। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के पीछे कौन सी रीजंस हैं? हाइपर वेंटिलेशन, जब बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट नहीं कर रही, जब बल्कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिटेंशन ज्यादा हो रही है। ऑक्सीजन विल कॉज एल्कलोसिस। हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, आपका पेशेंट वेंट पे है और उसकी ऑक्सीजन बैलेंस खराब हो गया है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी आजकल एंग्जाइटी बहुत कॉमन है। क्या होता है? पेशेंट कहता है मुझे कुछ हो रहा है, लंबे लंबे सांस ले रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे होता है ना, तो हाइपर वेंटिलेट करता है पेशेंट, तो अल्कोलोसिस में जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन एंड सेप्सिस। सेप्सिस ऑब्वियसली एक इस तरह का शॉक है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा रहा होता है तो हाइपर वेंटिलेट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो बहरहाल अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, एसिडोसिस जनरली डिप्रेसेस द सीएनएस एक्टिविटी। Acidosis depresses the CNS activity while alkalosis boosts the CNS activity. अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा,
वी ऑल पाकिस्तानी, मेजोरिटी हम पाकिस्तानी हैं यहाँ पे बैठे हुए, हम नवाब हैं, असल में हो या ना हो दिमागी तौर पे जरूर हैं, क्योंकि हम कोई काम खुद से करना पसंद नहीं करते, है ना। इत्तेफाक से आप घर में अकेले हैं या अकेली हैं, और सुबह दूध वाला आ गया, मासी आ गई, कोई आ गया, और आपको उठ के अपने घर से बाहर जाना पड़ा, लॉन से गुजर के या फ्रेश एयर में जाके आप एक दो सांस लिए। जब वो बेल हुई थी और आप डोर की तरफ जा रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि यार ये मैं देख रहा हूं, पता नहीं कौन आ गया, और आके मैं ऐसा सोऊंगा कि अब तो मैं 1 बजे उठूंगा, 2 बजे उठूंगा या उठूंगी। लेकिन जब बाहर से होके आप वापस आके लेटे, आपकी नींद उड़ गई है, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, 15 मिनट्स आपको नींद नहीं आई और आपकी आंखें यूं फुल खुल गई है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? Yes, Yes, sir. sir. Almost daily. Yes, sir. व्हाट्स दैट? क्या हुआ? जब आप सो रहे थे आपकी बॉडी एसिडोसिस में थी, जब आप उठ के बाहर गए फ्रेश एयर में, आपने सांस लिए एक दो, तो बॉडी में से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एलिमिनेट होगी और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ गई। बॉडी एसिडोसिस से निकल के किस तरफ चली गई? थोड़ी सी पीएच Alkalosis. राइज की। अल्कोलोसिस में तो नहीं गई, लेकिन पीएच एसिडिक, पीएच जो है वो 7.35 से अब 7.4 या 7.4142 की तरफ चली गई। तो उससे क्या होगा? आपका सीएनएस क्या हो जाएगा? अलर्ट, Activate. एक्टिवेट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो देता हूं आपको। रात का टाइम है, आप पूरा दिन काम करके आए, थके हुए, सर्जिकल इमरजेंसी में थे, मेडिकल इमरजेंसी में थे, लेबर रूम में थे, या वॉट एवर इज यू फील, आप बड़ा दिन सारा काम किया और आप थक के आए हैं रात को, शाम को, एंड यू आर जॉनिंग, और आपकी वालदा या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या जो भी आपके रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी औलाद, उन्होंने कहा कि पापा, मामा, बेटा, बहन, भाई, जो भी, सो जाओ, आपको नींद आ रही है, बिकॉज वाई? यू वर यॉर्निंग। ऐसे ही है, याद जी सर, रखिएगा जी मेरी सर। बात, yawning has nothing to do with the sleep centers। ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। होता कि आप सारा दिन काम किए, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती गई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, आपकी बॉडी किस चीज में जा रही है? एसिडोसिस में। और जैसे जैसे एसिडोसिस ज्यादा होती जाएगी गुजरते हुए दिन के साथ, आपकी बॉडी में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, उसके बाद एनारोबिक भी काम कर रही है, एंड अल्टीमेटली आप थकते भी जा रहे हैं, अब शुगर लेवल भी कम हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल भी कम हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा बहरहाल, वो ऐसे नहीं होता। तो आपके जब बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स लगे हुए हैं, मेडला में, वेंट्रल मेडला में भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेंगे? सेंस के जी ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया है, तो वो एक यॉर्निंग सिग्नल जनरेट होगा और आपकी बॉडी एक गश ऑफ एयर अंदर खींचेगी और फिर गश ऑफ एयर बाहर निकालेगी। वो जब एयर अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी की जो बॉडी क्या चीज अंदर ले जाएगी? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। और बॉडी में से एक्स्ट्रा क्या चीज बाहर आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन Carbon डाइऑक्साइड। dioxide. और आपका एसिडोसिस जो है वो नॉर्मल पीएच की तरफ जाएगा। तो yawning has nothing to do with sleep, rather yawning has something to do with what? Acidosis and alkalosis। जब आपकी बॉडी के फ्लूइड्स में एसिड कंटेंट बढ़ेगा, तो yawning जो है उस एक्स्ट्रा कम्युलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेगी और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके जाएगी, ताकि के आपकी पीएच क्या रहे? Maintain. Balance. नॉर्मल। और चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिक्रीज्ड पीएच डिप्रेसेस द सीएनएस, तो उस वक्त आप थके हुए होंगे, सीएनएस डाउन होगा, आप हल्का चक्कर आ रहे होंगे, ड्राउजी आ रहे होंगे, नींद सी आ रही होगी। सो इट इज फॉल्सली रिलेटेड, यॉर्निंग इज फॉल्सली रिलेटेड टू स्लीप। वो सीएनएस एक्टिविटी आपकी डिप्रेस्ड एसिडोसिस या एसिडिक पीएच की वजह से है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा? जस्ट रिमेंबर इट, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? तो अब किसी को यॉर्निंग हो रही हो, आपने ये भी नहीं कहना ओए तुम एसिडोसिस में जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बॉडी इज ट्राइंग टू एक्सेल द एक्स्ट्रा एसिड आउट एंड इनहेल alkali in, which is oxygen। So ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2-3 सर उसको कहेंगे 2-4 और ले लो। please। Okay, now we'll go towards the metabolic causes। metabolic acidosis। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की खैर एक लंबी लिस्ट है, विद इंक्रीज्ड एनायन गैप, विद नॉर्मल एनायन गैप, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मेजर इथेनॉल, मेथनॉल, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, इनमें से एक दो को मैं मेजरली एक्सप्लेन भी करना पसंद करूंगा। व्हाट इज डायबिटिक कीटोसिडोसिस? डायबिटीज में, खसूसन टाइप 1 में क्या होता है कि बॉडी शुगर को यूज नहीं कर पाती, तो उसके अल्टरनेटिवली फैटी एसिड्स टूटना शुरू होते हैं, फैटी एसिड्स को कंज्यूम करती है। और फैटी एसिड्स का जो ब्रेकडाउन था, इसे बीटा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फैट्स कहते थे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, सॉरी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स कहते थे। उसके अंदर 3 एंड प्रोडक्ट्स बनती थी,
एसीटेट, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, जिन तीनों को हम कलेक्टिवली कीटोन बॉडीज का नाम देते थे। एंड कीटोन बॉडीज आर एसिडिक, दैट्स व्हाई द पेशेंट विल गो इनटू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आप सब लोगों ने हाउस जॉब की होगी। आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो पेशेंट आता था, क्या वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता था, या वो ड्राउजी या सेमी कोमाटोज्ड या इवन कोमाटोज्ड होता था? बताइए। ड्राउजी drowsy, ड्राउजी सेमी समझ आया? सर, इस बात समझ आई? थे। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि वो एसिडोसिस में, एसिडोसिस ऑलवेज डिप्रेसेस द सीएनएस। समझ आई बात की? जी क्रॉनिक सर। रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑब्वियसली लैक्टिक एसिडोसिस। एक भाई साहब हैं, उनको बड़ा शौक चढ़ा, जनून चढ़ा जिम करने का, क्योंकि उनकी होने वाली बेगम ने कह दिया कि आप जिम किया करें। वो भाईजान ने इतनी जिम की, इतनी जिम की, इतनी जिम की कि फौत हो गए। सुना है कभी? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमारी मसल्स को वो ब्लड सप्लाई है जितना हम नॉर्मली काम करते हैं। आज उन जनाब को बहुत ज्यादा जुनून ही चढ़ गया है, तो क्या होगा कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पूरी हो गई, क्योंकि ब्लड सप्लाई उतनी है, बॉडी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? एनारोबिक पे। और एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड। वही लैक्टिक एसिड लोकली जमा होगा, जिसकी वजह से क्रैम्प्स और वो खच और वो जो भी आप उसको नाम दे दें मुख्तलिफ जुबानों में, वो पढ़ेंगे। और अगर वही चीज वो एक्सर्ट करता जाए तो वो इवन चक्कर भी आ सकते हैं, ड्राउसी भी हो सकता है, कोमाटोज भी हो सकता है अल्टीमेटली, एंड इट कैन बी इन सम वेरी एक्सट्रीम केसेस एग्जॉस्ट होके एन एनिमल, इवन एनिमल्स में ये चीज बड़ी कॉमनली देखी जा सकती है कि वो मर भी सकते हैं। सैलिसिलेट पॉइजनिंग, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, खैर ये ड्रग्स में मैं बता दूंगा। एडिसन्स डिजीज क्या है जी? एडिसन्स डिजीज इज डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन क्या आता है हमारी बॉडी में? सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। अब जब पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं होंगे तो बॉडी किस में जाएगी? हाइपरक्लीमिक एसिडोसिस में। जी सर। ठीक है। एंड डायरिया, डायरिया में बहुत सारी चीजें होती हैं abnormal, हाइपोवोलीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया एंड इवन बाइकार्बोनेट लॉस, क्योंकि स्टमक से आगे की जो जीआईटी है उसके अंदर अगर इंक्रीज मोटिलिटी हो जाएगी तो बाइकार्बोनेट बहुत स्पीड से लूज होगा थ्रू द फीकल रूट, एंड डायरिया में पेशेंट किस में जाता है? एसिडोसिस में। इसके बरक्स वॉमिटिंग में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक वाला एसिड एलिमिनेट आउट हो रहा है, तो इसमें पेशेंट किस में जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया अपने अंदर ही, वॉमिटिंग इज अ कॉमन थिंग, कैन हैपन, या अपने पेशेंट्स में जो डायरिया का पेशेंट होगा वो बेहोश पड़ा होगा, सोई जा रहा होगा सारा दिन, इन सोमनोलेंस में होगा, जबकि जो वॉमिटिंग वाला पेशेंट होगा ना वो बड़ा पैनिक्स और एक्टिव सा होगा। एंशियस। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बड़ा एक्टिवेटेड होगा। कभी ऑब्जर्व किया? यस सर। ये देखो, क्यों? वॉमिटिंग में क्या होना है? एल्कलोसिस। डायरिया में क्या होनी है? एसिडोसिस। सो ये देख ले, आपकी वही सारी बातें मैंने खुद इसको रेक्टिफाई कर दिया कि देखें किडनी ही हर दफा मेटाबॉलिक कॉज नहीं होती। मिल्क एल्कली सिंड्रोम है, एंटासिड्स, कशिंग्स इज ऑपोजिट ऑफ ऑब्वियसली एडिसन्स। ये बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह विद फ्यूचर टाइम हम अगले अगले टॉपिक्स और यूनिट्स में डिस्कस भी करेंगे इंडिविजुअली। कशिंग्स में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन एक्सेस है। डिजीज में एसीटीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी की वजह से सिंड्रोम कैन बी टू एनी अदर कॉज। इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, उधर देख लीजिएगा। लेकिन इसको मैं सिंपल रखूंगा कि इसके अंदर सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सक्रीशन होगी। हाइड्रोजन जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो पेशेंट किस में जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। सो यहां तक ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेरा ख्याल है आपकी बेहतर हो गई होगी। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई हैं? अगर समझ आ गई है मुझे बताइए, मैं आगे चलता हूं। नहीं समझ आई, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज डू फील फ्री टू आस्क मी। जी, एनीवन? सर हाई एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाई तो ये एल्टीट्यूड जो में क्या हो बाकी रहा है? सारे आपने हाई एक्सप्लेन एल्टीट्यूड में किए क्या? हैं, एक सेकंड, मुझे जवाब पूरा एडिशन एक सेकंड मेरा जवाब पूरा होने दें। हाई एल्टीट्यूड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, एसिडोसिस में जाएगा ना रेस्पिरेटरी में। जी अब्दुल्ला, आप बताएं बेटा। से मैं कह रहा था कि बाकी जितने सिस्टम्स है रीनल के अलावा, उनका अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो तो रीनल मेल फंक्शनिंग ही होगा ना? नहीं, डायरिया और वॉमिटिंग में रीनल मेल फंक्शनिंग कैसे होगी? सोचिए।
हो सर सकती है। अक्सर वो एक्यूट किडनी इंजरीज के केसेस जो हैं वो इसी तरह आते हैं। हर डायरिया में या हर वॉमिटिंग में किडनी डैमेज हो जाती है? आई सर डोंट। तो माइनर जो लाइक बहुत स्वेयर केसेस नहीं है उसके अंदर भी ये सिम्टम्स आएंगे हमारे पास, जैसे अगर वॉमिटिंग आपको 2-3 एपिसोड हो गए हैं तो उसके अंदर भी हमें इसके सिम्टम्स आएंगे नहीं, एल्कलोसिस के। ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली सिम्टम्स स्वेयर एसिडोसिस या ओके एल्कलोसिस वाले तो नहीं आएंगे ना। जी सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा। अब जी, मेरा ख्याल है ये नीचे को 5-10 मैसेजेस आए हुए हैं, वही होंगे। प्रोसीड। ओके ओके ओके, नाउ लेट अस नाउ प्रोसीड। सर अब देख, डायूरेटिक में कैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी? diuretics will be our topic of discussion on day after tomorrow. Let it be at that time. ठीक है। All diuretics except acetazolamide, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, वो एसिडोसिस करता है, बाकी सारे एल्कलोसिस करते हैं क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस होता है। बहरहाल लेट इट बी इन द टॉपिक ऑफ डायूरेटिक्स, क्योंकि वो अलग से मैंने पढ़ाना है आपको, डोंट वरी। ओके अब जी सबसे पहले तो देखिए मैं कुछ चीजें करता हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ अपनी ही लिखी हुई चीजों को दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस में पीएच को क्या होना है, क्या ख्याल है? क्या ये सारे एरोस ठीक है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस पीएच कम, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पीएच ऑब्वियसली ज्यादा। ज्यादा। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है, और अगेन आई विल प्रेफर मोर आंसर्स फ्रॉम न्यू पीपल। इट्स नॉट अबाउट टू से एनीवन एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन नए लोगों का जवाब आएगा तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता चल जाता है कि ये कितने पानी में है हर बंदा। बताइए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 को क्या होगा? मैंने वैसे बहुत अच्छी इलेबोरेशन कर दी है ऑलरेडी। बताइए क्या होना चाहिए PCO2 को एसिडोसिस में? इंक्रीज। इंक्रीज, ऑब्वियसली यस, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब लंग हाइपोफंक्शनल होंगे तो एसिडोसिस होगी, तो ऑब्वियसली ब्लड PCO2 क्या होना चाहिए? इंक्रीज। बाइकार्बोनेट को क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। ओके, एनीवन एल्स? डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज। इंक्रीज होगा, कंपनसेशन के लिए इंक्रीज होगा। Okay, I got a few answers, but the correct answer is normal. Why? बाइकार्बोनेट को टेम्पर, ठीक है उसके। क्योंकि किडनी ने करना है बाइकार्बोनेट को फ्लक्चुएट ऊपर नीचे, वो नॉर्मल रहेगा। किडनी का तो मसला ही कोई नहीं है, मसला लंग्स में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या रहेगी? नॉर्मल। अब आ जाए इधर, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस PCO2 क्या होनी चाहिए? आइडियली कम, क्योंकि लंग्स हाइपर फंक्शनल है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है। येट अगेन बाइकार्बोनेट को क्या होगा? इट विल रिमेन नॉर्मल नॉर्मल। क्यों? क्योंकि किडनीज ठीक है। अब आ जाए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडोसिस पे, इसमें PCO2 को क्या होगा? नॉर्मल। ये रहेगी नॉर्मल, क्योंकि लंग्स जो नॉर्मल हमारे क्या है? ठीक है। ठीक है। नॉर्मल और बाइकार्बोनेट क्या होगा? इंक्रीज कम। डिक्रीज। Decreased, because डिक्रीज bicarbonate is an alkali and it will be lost in the body. जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि डायरिया में क्या लॉस हो रहा है? एल्कली का लॉस हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा? डिक्रीज। Decreased. Now the last not the least, metabolic alkalosis, again PCO2 normal because lungs are normal, and bicarbonate will be क्या? इंक्रीज। Increase. So I guess quite simple, समझ आया? तो यस सर। ओके, अब यहां पे अब कहानी हम जाते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ, और जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अमेजिंग है। अब इस क्योंकि मेरे स्क्रीन भरी हुई है, मुझे समझ नहीं आता मैं अपना कैमरा किधर लेके जाऊं। देखिए, जब भी आपके पास एसिडोसिस या अल्कोलोसिस का सिनेरियो आएगा, अगर तो आपने गोरों का इम्तिहान देना है तो आप खुश नसीब हैं कि आप अच्छे लोगों के हाथ में हैं। अगर आपने पाकिस्तानी एग्जाम देना है तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है ना? ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग कुछ बोलना नहीं मैं चाहता। सबसे पहली चीज एसिडोसिस या अल्कलोसिस या पीएच के सिनेरियो में एक बेसिक हिस्ट्री होती है।
जो कि वेस्ट के एग्जाम्स में तो बहुत प्रॉपर दी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे सिस्टम्स हर जगह के हैं, सवाल भी वैसे ही है, तो हिस्ट्री कई दफा नहीं दी जाती। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने क्या देखना है, सबसे पहले नंबर पे पीएच को। जब आप पीएच देखते हैं तो आपको दो चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि आइदर पेशेंट एसिडोसिस में है या कि एल्कलोसिस में। डिक्रीज्ड पीएच विल बी एसिडोसिस, इंक्रीज्ड पीएच विल बी एल्कलोसिस। एंड नंबर 2 पे अगर अगेन वही आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आपको अच्छा इम्तिहान मिल गया और अच्छा एग्जामिनर है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हिस्ट्री प्रॉपर देगा। आपको वो कह ही देता है कि जी पेशेंट जो है वो एआरडीएस में था, तो आपको किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं, आपको पता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे कई दफा सिर्फ वैल्यूज दी जाती हैं, हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट कैन वी डू इन दैट केस, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं या उस सिस्टम के हिस्सा बन सकते हैं। अब इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूं आपने अगला काम क्या करना है। सबसे पहले आपने देखना पीएच। जिस दिन आप मेरे इस रूल को फॉलो कर लेंगे, आपका एक भी सवाल जाया नहीं होगा, और इन सिस्टम्स में से हर एग्जाम में इन चीजों में से, आज के टॉपिक में से 4 से 5 सवाल मिनिमम आते हैं। अगर आप ये चीजें मेरे तरीके पे चल के कर लेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे MRCSA है 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स, पेपर 1, 180 क्वेश्चंस फॉर 180 मार्क्स इन 180 मिनट्स, इट बिकम्स सो टफ। 180 मिनट में 180 सवाल करना सिनेरियो बेस्ड बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको जल्दी जल्दी कर सके। इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा लेक्चर रिवाइज करेंगे। तो अब वो रूल्स कैसे आपने पकड़ना है। सबसे पहले आपने देखनी है पीएच। पहले मेरी बात सुन ले गौर से। पहले देखनी है आपने पीएच, फिर देखनी है हिस्ट्री, फिर देखनी है PCO2, फिर देखना है बाइकार्बोनेट। क्या? पीएच, हिस्ट्री, PCO2 एंड देन बाइकार्बोनेट। ये आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है, इसके अलावा आपने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी। अगर देखें, अब देखें जी, अब हम किस पे जाएंगे? PCO2 पे। PCO2 को जब हम देखेंगे तो ये इन अकॉर्डेंस विद पीएच होगी। इन अकॉर्डेंस विद पीएच का क्या मतलब है? देखो एसिडोसिस में पीएच क्या थी? कम। और PCO2 क्या था? इंक्रीज। इंक्रीज्ड। अकॉर्डेंस का मतलब क्या है? ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी केसेस में PCO2 की वैल्यू हमेशा पीएच से क्या होती है? ऑपोजिट। ऑपोजिट। इसको आप एक फॉर्मूला, चले मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे देता हूं, जो कि आजकल बड़ा इन फैशन है, क्योंकि आजकल जो है ना लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स के मुतलाशी होते हैं। चले हम आपको शॉर्टकट भी दे देते हैं। ले जी, शॉर्टकट ले लें। एक फॉर्मूला, रोम इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली, उससे याद रख लीजिएगा, ROME। रेस्पिरेटरी, ऑपोजिट, मेटाबॉलिक, इक्वल या ऑन द सेम साइड। अगर डिक्रीज्ड पीएच के साथ इंक्रीज्ड PCO2 है या इंक्रीज्ड पीएच के साथ डिक्रीज्ड PCO2 है, तो कॉज हमेशा क्या होगी? रेस्पिरेटरी। ये देखो, इफ PCO2 इज इन अकॉर्डेंस विद द pH, द कॉज इज ऑलवेज व्हाट? बोल दो यार। रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। आर यू पीपल डेफ एंड डम? गॉड सेक। और इसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्रीज PCO2 विद डिक्रीज पीएच या डिक्रीज PCO2 विद इंक्रीज पीएच। शॉर्ट फॉर्म क्या है? RO। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। एंड ऑपोजिट फॉर व्हाट? PCO2। ऑपोजिट कौन सा? क्या चीज ऑपोजिट होनी चाहिए PH के? PCO2। PCO2। PCO2 शुड बी ऑपोजिट। ठीक है, याद रहेगी ये बात। रेस्पिरेटरी में हमने ऑपोजिट वैल्यू किसकी ढूंढनी है? PCO2 की। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ अब अगर वो ऑपोजिट नहीं है तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रल है या नॉर्मल है, या वो सेम डायरेक्शन में है। जैसे पीएच बढ़ी हुई है तो PCO2 भी बढ़ी हुई है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो आपने क्या करना है? आपने उस चीज को छोड़ देना है, आपने जाना है बाइकार्बोनेट पे। तो ये देखिए नंबर बी ऑप्शन क्या बनी? इफ PCO2 इज नॉट इन अकॉर्डेंस, यानी कि ऑपोजिट नहीं है पीएच के, लीव इट एंड मूव टू बाइकार्बोनेट, द डिसऑर्डर विल ऑलवेज बी मेटाबॉलिक। क्या समझ आया? सबसे पहले आपने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री देख के आपने क्या, सॉरी पीएच देखी,
पीएच देके आपने क्या कर लिया, एसिडोसिस या एल्कोलोसिस, पीएच कम है तो एसिडोसिस, पीएच ज्यादा है तो एल्कोलोसिस। हिस्ट्री देखी, क्लू ले लिया, अगर क्लू मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे चले। अगली वैल्यू अपने पूरे सिनेरियो में से ढूंढनी, पीसीओ2 को ढूंढना है। अगर डिक्रीज पीएच थी और इंक्रीज पीसीओ2 है, इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर इंक्रीज पीएच थी और डिक्रीज पीसीओ2 है, इट्स रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, नथिंग एल्स। लेकिन अगर पीएच से ये पीसीओ2 की वैल्यू ऑपोजिट नहीं है, लीव इट, go to bicarbonate, and let me tell you one thing, that in case of bicarbonate, the bicarbonate will always be in the same direction as of pH, and the cause will be always what? Metabolic. Metabolic. Let me repeat it again. ये देखिए, अब मेटाबॉलिक में इक्वल वैल्यू हमने किसकी देखनी है, ACO3 की। और ये देखो, मैंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं। मूव टू बाइकार्बोनेट, इट विल ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द पीएच। और इन अकॉर्डेंस का क्या मतलब है, इंक्रीज पीएच के साथ इंक्रीज बाइकार्बोनेट, डिक्रीज पीएच के साथ डिक्रीज बाइकार्बोनेट। इसीलिए ME लिखा हमने, मेटाबॉलिक में इक्वल वैल्यू होती है। पीएच बढ़ी हुई तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ, पीएच गिरी हुई तो बाइकार्बोनेट भी गिरा हुआ। कम होगा। That will always be a metabolic disorder। वो जो एसिडोसिस या एल्कोलोसिस आपने पीएच पे डिस्कवर की थी, अगर PCO2 इस रूल को फॉलो नहीं कर रही तो बाइकार्बोनेट इस रूल को लाजमी फॉलो करेगा, और कॉज क्या हो जाएगी आपके पेशेंट की, मेटाबॉलिक। Metabolic. इज इट अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. कुछ समझ आया है? कुछ आसान हुआ है? अभी और Yes. आसान। जी सर। अब इसको और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। बट व्हाट इफ, अच्छा इधर तक तो हमने डायग्नोसिस कर लिया, लेकिन सवाल आता है, उसके ऑप्शंस में आता है पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अबे ये क्या हो गया, फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऐसे भी आते हैं ना सिनेरियोस। आप अगली चीज पे जाते हैं, नंबर 5 पे भी जाना है हमने। देखो मेरा जो तरीका अगर आप ये फॉलो कर लेंगे ना, आपको जिंदगी भर ये चीजें नहीं भूलेंगी, ठीक है? ये देखो, अब ये देखो कंपनसेशन कैसे देखनी है हमने। रेस्पिरेटरी में हमने किस चीज पे डायग्नोसिस बनाया था, बताया किस चीज की वैल्यू पे डायग्नोसिस बनाया रेस्पिरेटरी में? PCO2 PCO2। और मेटाबॉलिक में हमने किस पे बनाया, बाइकार्बोनेट पे। Bicarbonate. नंबर 5 पॉइंट क्या है, नाउ मूव टू द लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू। लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू रेस्पिरेटरी केस में कौन सी लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू होगी, बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक केस में लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 PCO2. इन रेस्पिरेटरी केओस वी गो टू व्हाट, बाइकार्बोनेट, क्योंकि लेफ्ट बिहाइंड वही थी ना रेस्पिरेटरी में, PCO2 पे जी डायग्नोसिस सर। बना। जी सर। If it is normal, it means what? There is no compensation. Uncompensated. ये देखो, यहां पे बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो क्या कंपनसेशन हुई है, नहीं हुई। No sir. नहीं सर। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बीमार है। क्या किडनी ने बाइकार्बोनेट को फ्लक्चुएट करके कोई कंपनसेशन करने की कोशिश की, नहीं। No. क्यों, क्योंकि No. बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है। समझ आई बात, कहानी समझ आई? एंड जी सर। if it is changed, what does it mean, compensated। and compensation कैसे होगी, देखो if it is changed, compensation हुई, compensation कैसे होगी कि बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा in case of respiratory acidosis and decrease हो जाएगा in case of respiratory alkalosis। अभी यहां पे आप लोग थोड़ा सा घूम जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ले आपके लिए कुछ आसानी करता हूं, ये जो ऑरेंज कलर के एरोस दो आपको नजर आए हैं, ये बेसिकली कंपनसेशन है। अब आप लोगों ने ना खिचड़ी नहीं पकानी, परेशान नहीं होना, यहां पे मेरी बातों को जरा स्कीमेटिकली समझिए। PCO2 एसिडिक गैस है, बढ़ जाने से एसिडोसिस हो गई तो पीएच गिर गई, ठीक है? मानते हैं मेरी बात? जी जी अगर सर। बाइकार्बोनेट नॉर्मल, इसका मतलब है कि किडनी ने कोई कंपनसेशन दिया या नहीं दी? नहीं दी नहीं। सर। किडनी कैसे उस एसिडोसिस को कंपनसेट कर सकता है? वो ऐसे कंपनसेट करता है कि वो अपने थ्रू बाइकार्बोनेट को लूज ना होने दे और बाइकार्बोनेट को ब्लड में बढ़ा ले, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या था, एल्कली था।
तो क्या एसिडोसिस एल्कोलोसिस की तरफ चली जाएगी या कंपनसेशन हो जाएगी जी acidosis? सर। जी समझ आई गेम की? इसलिए किडनी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कैसे कंपनसेट करेगी? बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। और एक पेशेंट बाइकार्बोनेट। अगर अब अगर एक पेशेंट ऑलरेडी एल्कोलोसिस में है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पीएच ज्यादा है, तो अगर किडनी ने अल्कली को भी रोक लिया बॉडी में तो अल्कोलोसिस और वर्सन हो जाएगी। और तो ज्यादा। क्या करेगा कि अल्कोलोसिस में बाइकार्बोनेट को वो एलिमिनेट कर देगा किडनी, सो दैट कि ब्लड बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाए, और जो लंग्स की बीमारी की वजह से अल्कोलोसिस हुई हुई है, किडनी उसको कंपनसेट करके नॉर्मल की तरफ ले आए। यस, हाउ इज इट? आ गई है समझ सर। किसको नहीं आई? रिपीट कर दीजिए। ओके, लेट मी गिव इट अ क्विक रिव्यू। अगर किडनी ने कंपनसेशन नहीं की तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू तो नॉर्मल रहनी है ना भाई, क्योंकि किडनी किस चीज को रेगुलेट कर सकता है? बाइकार्बोनेट को। अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, इसका मतलब है किडनी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही, वो कह रही है लंग्स बीमार हैं तो होते रहे, मैं क्या करूं। जैसे हम मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के लिए करते हैं, फलस्तीन वाले मर रहे हैं, हम कहते हैं हम क्या करें, अनकंपनसेटेड हैं हम ठीक है। लेकिन अगर उनको कुछ नुकसान होता तो हम भी कुछ कर लेते तो ये कंपनसेशन हो जाती। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर कंपनसेशन करेगा, सॉरी बीमार है, तो अगर किडनी ने कंपनसेशन नहीं की तो उसका रिस्पांस नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, और उसका रिस्पांस नजर किस तरीके से आ सकता है? बाइकार्बोनेट से। चूंकि पीएच कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, तो पेशेंट किस में था? एसिडोसिस में। एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए हम उस ब्लड के फ्लूइड के अंदर क्या चीज ऐड कर सकते हैं किडनी के थ्रू? बताओ। एल्कली सर, बाइकार्बोनेट। एल्कली। और वो कौन सी एल्कली है जिसपे किडनी गेम करती है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। किडनी बाइकार्बोनेट को बढ़ा देगी और एल्कलोसिस में रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बॉडी पहले एल्कलोसिस में, किडनी कहेगी कि यार मैं अपनी वाली एल्कली को निकाल देती हूं ताकि मामला और खराब ना हो। गॉट इट नाउ? डॉक्टर कुरोतलैन, अब जवाब दीजिए काइंडली, आपने कहा था रिपीट करने का। ठीक है, ओके। नाउ अब हम आ जाए मेटाबॉलिक कॉजेस पे। मेटाबॉलिक में बीमारी कहां थी? लंग के अलावा कहीं भी? ऐसे ही था। जी सर। कंपनसेशन करेगा लंग। यहां पे वो कंफ्यूजनल पॉइंट भी एलिबरेट कर दूं कि आप लोगों ने मुझे क्यों कहा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस किडनी की वजह से होती है। वो आपने क्यों कहा था, मैं आपको आपके दिमाग की वजह भी बताता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी में कंपनसेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। जी सर। यस, मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज में कंपनसेशन कौन करेगा? लंग रेस्पिरेटरी। या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोग इसी वजह से ये समझ लेते हैं कि शायद ये दो ही सिस्टम है, रेस्पिरेटरी एंड किडनी सिस्टम, रीनल सिस्टम। नहीं, मेटाबॉलिक कंपनसेशन जब होगी तो किडनी काम करती है और बॉडी सिस्टम्स नहीं काम करते। अलबत्ता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब बजाते खुद होता है तो वो किडनी या किडनी के अलावा किसी भी ऑर्गन सिस्टम की वजह से हो सकता है, एक्सेप्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गॉट द पॉइंट नाउ? क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस में किडनी कंपनसेशन कर रही थी, तो हम समझते हैं कि जी, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेशन कर रहा था, तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शायद ये वाला मसला सारा किसका है? सिर्फ किडनी का है। लेकिन ये सिर्फ किडनी का नहीं होता। एनी ऑर्गन सिस्टम एक्सेप्ट द लंग्स इज मेटाबॉलिक। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। जी सर। अब हम लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू पे जाएंगे। हमने मेटाबॉलिक का डायग्नोसिस किसकी बेस पे बनाया था? बाइकार्बोनेट पे। लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू मेटाबॉलिक में कौन सी होनी चाहिए? PCO2। इफ इट इज नॉर्मल तो क्या हुआ? मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस जो है उसकी कंपनसेशन लंग्स ने अभी नहीं हो रही। नहीं की, नहीं क्योंकि की। PCO2 क्या है? नॉर्मल। 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 और अगर ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि कंपनसेशन होगी। हुई है। वही है। और एल्कलोसिस के केस में, एसिडोसिस के केस में, लंग्स के पास कौन से एसिड को रिमूव करने की एबिलिटी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसको एलिमिनेट कर देगा और कार्बन ब्लड में डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। कम। और एल्कलोसिस के केस में बॉडी के अंदर वो अपने एसिड को बचा के रख लेगा, और वो एसिड कौन है जिसको वो अपने अंदर सेव रख सकता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा। सर एक सेकेंड, इसको जरा ज्यादा। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बताइएगा प्लीज। ये सारा नीचे लिखा हुआ है भाई बहन, नहीं नहीं सर, अपनी जुबान में बताएं दोबारा। इजी जुबान में बताऊं। देखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट क्या है, कम था। लंग्स के पास कौन सा एसिड था जिसको वो बचा के रखे या निकाल दे तो वो एसिडोसिस रिवर्स हो जाए, और वो एसिड है PCO2। तो लंग्स कहेंगे कि भाई किडनी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन सिस्टम की बीमारी की वजह से पीएच ऑलरेडी कम है, तो मेरी वजह से पीएच मजीद कम ना हो, मैं ऐसा करता हूं कि मैं उस एसिड को एलिमिनेट कर देता हूं जिसको मैं एक्सेल आउट कर सकता हूं, और वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आपने कभी देखा डी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट कौन सी ब्रीदिंग करता है, बताए मुझे नाम, शाबाश मुंह खोल के। एसीटोन Phosphor- को स्मॉल ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेट करता है, फ्रूटी स्मेल भी होती है। क्यों, रीनल फेलियर का पेशेंट लंबे लंबे सांस ले रहा होता है मुंह फाड़ के, क्यों, जब अल्लाह रहम करे पेशेंट मरने के करीब होता है, एसिडोसिस में होता है, पेशेंट गैस्पिंग पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि लंग्स हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा एसिड को निकालने की कोशिश करते हैं। लंग जब भी हाइपर वेंटिलेट करेगा, जैसे अभी मैंने यॉर्निंग की एग्जांपल आपको क्या दी थी, व्हाट वाज यॉर्निंग, इट वाज हाइपर वेंटिलेशन। क्यों, क्योंकि बॉडी अपनी एसिडोसिस को रिवर्स करना चाह रही है। और जी समझो सर। ना, जवाब तो दिया करो। जी सर। और जी इसी सर। तरह जब एल्कोलोसिस हो जाएगी तो लंग कहेगा कि मैं हाइपो वेंटिलेट करूंगा ताकि मेरे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी की वो अंदर ही रहे और वो एलिमिनेट ना हो, ताकि कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल्कोलोसिस रिवर्स होगी और वो टुवर्ड्स न्यूट्रल पीएच आने लग जाएगी। डन, समझ जी आ सर, गई। अब आ गई समझ। सर। यस सर। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताइए। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट रखिएगा, इसको इसी तरतीब में पढ़िएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, एक दफा दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले पीएच देखनी है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। पीएच के बाद हिस्ट्री ले लेनी है, क्लू मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला आगे चलें। ROME को दिमाग में रखें। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट में PCO2 है, मेटाबॉलिक इक्वल में बाइकार्बोनेट है। पहले देखेंगे PCO2, अगर वो ऑपोजिट है पीएच के, रेस्पिरेटरी कॉज है। अगर वो ऑपोजिट नहीं है उसको छोड़ दें, बाइकार्बोनेट पे जाएं, वो हमेशा पीएच के अकॉर्डेंस होगा, उसके इक्वल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और कॉज क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक। अब आपने जो सिनेरियो का डायग्नोसिस बना लिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, 4 सिनेरियो आपके दिमाग में बिल्ड हो गए या डायग्नोसिस बिल्ड हो गए। अब आप जाएंगे लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू पे, रेस्पिरेटरी कॉज में बाइकार्बोनेट पे जाएंगे, मेटाबॉलिक कॉज में PCO2 पे जाएंगे। अगर वो नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड, अगर वो फ्लक्चुएटेड है तो कंपनसेटेड। और वो फ्लक्चुएशंस कैसे होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट ज्यादा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में PCO2 कम होना चाहिए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में PCO2 ज्यादा होना चाहिए। इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है। आ गई सर समझ, शुक्रिया। कुछ आसान हुआ है आप लोगों के लिए। जी सर। लेकिन फॉर योर worriness, let me tell you, the topic has not finished and the actual trauma still remains. So don't worry, उसको भी हम इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। मैंने अभी आप लोगों को खुद कहा था, मैंने कहा कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड, कह दिया ऐसे ही है। लेकिन Yes, sir. कंपनसेशन है ना, ये पार्शियल भी होती है और कंप्लीट भी होती है। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनना, मैं इसी जगह पे बता रहा हूं तुम्हें, आप लोगों को, सॉरी। ये देखिए, अगर ये तमाम ब्लैक वाली चीजें फॉलो हो रही हैं तो ये है कंप्लीटली अनकंपनसेटेड। क्यों, क्योंकि किडनी ने नॉर्मल रखा है। ये तमाम ब्लू वाली वैल्यूज sir. अनकंपनसेटेड, ऑल ग्रीन वैल्यूज अनकंपनसेटेड, ऑल पिंक वैल्यूज अनकंपनसेटेड। अगर ये जो नॉर्मल वाली वैल्यूज है ऑरेंज एरो में चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये पार्शियली कंपनसेटेड। नहीं कंपनसेटेड नहीं होगा, ये होगा
पार्शियली कंपनसेटेड। ये जो कंपनसेशन मैंने आपको अब तक बताई है, ये कंप्लीट कंपनसेशन नहीं है, ये पार्शियल कंपनसेशन है। कंप्लीट कंपनसेशन कब हो सकती है? देखिए, इसकी एक मिसाल समझिएगा। खुदा ना खास्ता एक बंदे के घर में खाना नहीं है, बीमारी में आ गया ना, परेशानी में आ गया, उसका एक भाई साथ वाले घर में रहता है, उसने कहा यार जब तक तुम्हारे घर में खाना नहीं है मेरे घर से खाना आता रहेगा। कंपनसेशन हुई, हो गई कंपनसेशन, उसके घर में खाना आने लग गया। लेकिन क्या ये कंप्लीट कंपनसेशन? नहीं सर, ये कंप्लीट नहीं, ये पार्शियल है, ये वक्ती है। वो भाई भी एक दिन तंग आ जाएगा। कंप्लीट कंपनसेशन क्या होनी चाहिए? परमानेंट कि ही भाई तो उसकी उसको ऐसी कोई सपोर्ट करे कि परमानेंट हल निकले कि उसके घर में खाना वापस पकना शुरू हो जाए। समझे इस बात को? ये जो ऑरेंज डायरेक्शंस के एरोज हैं, इधर किडनीज ने और इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम ने वक्ती तौर पे पीएच को नॉर्मल कर दिया है, लेकिन बीमारी का हल या चीजें अभी ठीक नहीं हुई, क्योंकि पीएच अभी भी क्या है? डिरेंज्ड है। deranged है। deranged है। Complete compensation will only occur when this pH becomes normal. आ गई समझ से। कंप्लीट कंपनसेशन कब होगी? जब पीएच क्या हो जाएगी? नॉर्मल। अब देखो, अगर पीएच नॉर्मल हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था? सवाल तो ये है ना। देखें, इफ्स एंड हाउस एंड व्हाट्स एंड वेयर एंड व्हेन आर द थिंग्स जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। सवाल करने से ही जवाब आता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पीएच नॉर्मल है, मेरी पीएच अगर इस वक्त नॉर्मल है, मैं क्या कहूं कि मैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में था और फिर मेटाबॉलिक कंपनसेशन हुई इसलिए पीएच नॉर्मल है, या वैसे ही नॉर्मल है? कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक काम करके रखा है, और मैंने बनाए हैं 4 सिनेरियोस, और उन सिनेरियोस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप सबसे मैं जवाब लेना चाहूंगा, और मैं आप लोगों के आंसर्स भी साथ साथ लूंगा। लें जी, ये नीचे आपको 4 ब्लैक सिनेरियोस नजर आ रहे हैं। नंबर 1, व्हाट इज द पीएच? आप लोगों ने मुझे बताना है। बताइए पीएच क्या है? नॉर्मल है? Decrease. डिक्रीज्ड है? डिक्रीज्ड है पीएच? व्हाट विल यू से? इज इट एसिडोसिस? Acidosis. Yes, sir. ओके, इट्स Acidosis. एसिडोसिस। विल व्हाट डू वी से? हमने हिस्ट्री मैंने आपको दी नहीं, हमने पाकिस्तानी एग्जाम सिस्टम को फॉलो किया। अगली वैल्यू किस पे जाना था आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट इंक्रीज्ड और नॉर्मल और डिक्रीज्ड? इंक्रीज। डिक्रीज्ड। Increase. PCO2 47 है। RO रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। पीएच डिक्रीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड। मेरे दिमाग में पक्का डायग्नोसिस क्या बन गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Respiratory acidosis. Now I'll go to the left behind value. What was the left behind value? Bicarbonate. Bicarbonate की वैल्यू It's देखिए, normal. it's normal. Normal. Respiratory acidosis without any compensation. Without any compensation, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या मेरी एक और बात भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कंपनसेटेड या अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि वो अनकंपनसेटेड है। यानी कि इसको अनकंपनसेटेड कहना लाजिम मलजूम नहीं है, इसको आप सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी कह सकते हैं। अगर खाली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिखा हुआ है, साथ कंपनसेशन, अनकंपनसेशन, पार्शियल, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, तो मतलब क्या है कि वो सिंपली अनकंपनसेटेड है। ठीक है जी सर। यस सर। और ये जो नंबर 1 सिनेरियो, इसमें ये ब्लैक वाली वैल्यूज फॉलो हो रही हैं, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड एंड नॉर्मल। नंबर 2 सिनेरियो पे आ जाए। पीएच क्या है? इट्स डिक्रीज्ड, Decrease. Acidosis. एसिडोसिस। PCO2 अगली वैल्यू Increased. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, RO हो गया। बाइकार्बोनेट, इज इट नॉर्मल? Increased. नो। No, increased. इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हुआ था, Partially एसिडोसिस हुई थी। compensated. एक सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई थी, तो किडनी ने बाइकार्बोनेट को प्रिजर्व कर लिया ताकि कि वो एल्कली लंग्स की वजह से होने वाली एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक कंपनसेशन, और ये वाली कंपनसेशन कौन सी कहलाएगी? पार्शियल।
पार्शली क्योंकि पीएच अभी भी क्या है, नॉर्मल नॉर्मल कहाँ Acid है नहीं रिवा? कम है कम Deranged. सॉरी सॉरी Deranged. कम डिक्रीज, डिरेंज्ड है सॉरी सॉरी डिक्रीज्ड। और इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल कंपनसेशन। Partial. और अगेन, अगर कंपनसेशन में जब तक फुली कंपनसेटेड का वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा तो वो कंसिडर होगा पार्शियल कंपनसेशन। ये एमसीक्यूज का थीम भी बता रहा हूं, एग्जामिनर्स की थीम भी बता रहा हूं। अगर वो सिंपली लिखते हैं ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो वो अंडरस्टूड है कि वो अनकंपनसेटेड की बात कर रहे हैं। और अगर फुली कंपनसेटेड की बात करनी होगी तो वो फुली लिखेंगे। अगर सिर्फ कंपनसेशन लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सी कंपनसेशन है? पार्शियल। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. मैंने भी सर ये ये सारे, पार्शियल वाला पॉइंट दोबारा बताइएगा काइंडली। अगर फुल कंपनसेशन है तो वो मेंशन करेगा, अगर खाली कंपनसेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब पार्शियली कंपनसेशन है। थैंक यू सर। और ये मैं वो तजर्बात भी दे रहा हूँ कि ये जो सारे एग्जाम्स आप लोग जो देने के लिए बैठे हुए हैं, ये सारे मैंने पास किए हुए हैं एक्सेप्ट एमआरसीओ जी। वो भी मेरा दिल कर रहा था अभी पिछले दिनों कि वो भी कर लूं, ऐसे ही दिल कर रहा था बैठे बैठे। तो ये मैं आपको सारे एग्जाम्स देने के बाद ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना? आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको जो ऐसे बैठ गया यहाँ पे। ये मैं सारे एग्जाम जिनकी तैयारी करवाता हूँ ये सारे मैंने पास किए और अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 सालों से इनकी तैयारी करवा रहा हूँ। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये देखो, इस सिनेरियो को देखो, पीएच क्या हो गई है? Normal. नॉर्मल PCO2 क्या है? इंक्रीज्ड, बाइकार्बोनेट क्या है? इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड। अब मेरी इंक्रीज्ड बात सुनिए, अब क्या हुआ? आपका क्या डायग्नोसिस बना? फुली कंपनसेटेड है जो भी है, fully compensated. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड विद फुल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेशन। ड्यू टू मेटाबॉलिक कंपनसेशन। लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि इट इज फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? इधर देखो, इधर देखें, इधर देखें। पीएच ज्यादा, पीएच नॉर्मल, पीसीओ2 ज्यादा, बाइकार्बोनेट ज्यादा। आपने कहा ये ब्लैक एरो और ये ऑरेंज एरो ज्यादा, ये नॉर्मल हो गया। मैं कहता हूं कि पहले ये हुआ था, फिर ये बढ़ गया और ये नॉर्मल हो गया। तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी तो हो सकती है फुली कंपनसेटेड। हाय 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 हाय। चलो, तुम लोगों को देखे सामसूंग, pH क्योंकि एसिडिटी PCO2 की is तरफ है raised. ना। सामसूंग क्या है ना? चले, हिस्ट्री। हाँ जी। अब यहां पे जो चीज बनेगी वो ये है कि आइदर इट इज फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब अगर तो ये इम्तिहान है किसी एक ऐसे कॉलेज का जिसका मैं नाम ऑन रिकॉर्डिंग या यूट्यूब पे नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता, डर तो मुझे किसी चीज का नहीं है, तो फिर तो आपकी किस्मत है। फिर आप पास्ट पेपर से की उठाइएगा कि ये वाला सवाल है तो ये आंसर लिखना है, ये वाला सवाल है तो ये आंसर लिखना है। एंड इट्स वेरी शेमफुल फॉर अ यूनिवर्सिटी लेवल थिंग, ऑर्गेनाइजेशन टू डू सच थिंग्स। लेकिन अगर गोरे का इम्तिहान होगा वो लाजमी आपको हिस्ट्री देगा। अगर वो हिस्ट्री दे कि जी प्रोफ्यूज वॉमिटिंग थी, बहुत ज्यादा थी और कंपनसेशन हुई, पीएच अब नॉर्मल हो गई है, तो फिर ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है जो कि फुली कंपनसेटेड है। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिस्ट्री देगा तो फिर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद बाइकार्बोनेट बढ़ा होगा। मेटाबॉलिक में पहले बाइकार्बोनेट बढ़ा होगा, बाद में CO2 बढ़ा होगा। रेस्पिरेटरी में पहले PCO2 बढ़ा होगा, बाद में किडनी ने कंपनसेशन करके बाइकार्बोनेट बढ़ाया होगा। तो ये आप हिस्ट्री से देखेंगे कि क्या कॉज बनी है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, समझ आया? Yes, sir. और एक और बात भी बताऊं, बल्कि एक और बात रहने दे, अब इधर आ जाए, आसान रहते हैं चीजों को। पीएच क्या है फोर्थ में? इंक्रीज्ड एल्कोलोसिस, Increase. एल्कोलोसिस हो गया। PCO2 क्या है? Decrease. डिक्रीज्ड। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गया। लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू बाइकार्बोनेट क्या हुआ? नॉर्मल है। नॉर्मल सो व्हाट डू विल से? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, दैट्स ऑल। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस या अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर खाली रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड है कि वो अनकंपनसेटेड है। ठीक है, अगले पे आ जाए।
पीएच इंक्रीज्ड, अल्कलोसिस। नेक्स्ट वैल्यू किस पे जाना था हमने? PCO2 डिक्रीज्ड। क्या मतलब हो गया? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। Alkali. लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू कौन सी थी जिस पे जाना था आखिर में? बाइकार्बोनेट। नॉर्मल है? नहीं, ये भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स की वजह से जो अल्कोलोसिस हो रही थी, किडनी ने बहुत सारे बाइकार्बोनेट को एलिमिनेट किया ताकि वो अल्कोलोसिस रिवर्स होकर न्यूट्रल पीएच की तरफ आने की कोशिश करे। तो इसे हम क्या कह देंगे? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विद मेटाबॉलिक कंपनसेशन या पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। डन? समझ आ गया? Yes. एंड नाउ पीएच क्या हो गई है? 7.41। इट्स नॉर्मल। PCO2 क्या है? डिक्रीज्ड। बाइकार्बोनेट भी क्या है? डिक्रीज्ड। फिर उसी तरह का सिनेरियो बन गया नंबर 3 जैसा। आइदर इट इज फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये ब्लू या ग्रीन में से कोई एक है जो कि फुली कंपनसेट हो चुका है। समझ रहे हैं? Yes, sir. अगेन सिनेरियो कैसे बनेगा? अगर पहले पेशेंट सेप्सिस में था तो फिर तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है जो कि फुली कंपनसेट हो गई है। अगर पहले पेशेंट CRF का था, डायबिटिक कीटोसिडोसिस का था, फिर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो फुली कंपनसेट हो गई है। सिनेरियो की बेस पे आपका आंसर बन जाएगा। या वो ये बता देगा कि पहले ये वैल्यू बढ़ी, अगर बाइकार्बोनेट पहले बढ़ा तो ऑब्वियसली वो मेटाबॉलिक कॉज थी, रेस्पिरेटरी ने कंपनसेट किया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पहले चेंज हुआ या फ्लक्चुएट किया तो वो कॉज कौन सी होगी? बताएं? रेस्पिरेटरी की। Correct. आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं, नौजवान है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं। हाँ जी, आ जाए इधर। पीएच क्या है? 7th पे Decrease. डिक्रीज्ड। बाकियों को क्या हो गया? सबकी आवाजें बंद हो गई हैं, गले खराब हो गए हैं। PCO2 क्या है? Normal. नॉर्मल। तो इसका हमने क्या रूल रखा था? फिर हमने किस पे चले जाना है? उसको छोड़ देना, हमने किस पे जाना है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट पे। बाइकार्बोनेट हमेशा ME को फॉलो करेगा। डिक्रीज पीएच, डिक्रीज बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वापस जाएंगे PCO2 पे, वो नॉर्मल है तो इसका क्या मतलब हुआ? अनकंपनसेटेड Uncompensated. मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया? अगले पे भी आ जाते हैं, अगला भी देख लें। मैं इसको हटा ही देता हूं, चलें आसान कर देते हैं। अब ये देखो, पीएच क्या है? कम, एसिडोसिस। PCO2 कम है। अगर तो ये ज्यादा होती तो रेस्पिरेटरी कॉज बनती, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, हम चले गएंगे बाइकार्बोनेट पे, वो भी कम होना चाहिए, ME, रोम वाला फॉर्मूला। डिक्रीज पीएच, डिक्रीज बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू पे गए, PCO2 नॉर्मल नहीं है, कम हुई हुई है। तो इसका क्या मतलब हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, या इसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप लोग परेशान हो रहे हैं? नो सर फिर नो सर। आप लोगों को मेरी नहीं। बात आ रही है? आ रही है सर। देखें, ऐसे कुछ नहीं होता, इन परेशान होने से कुछ भी नहीं होता। आसान चीज है ये, बहुत आसान है। इसको आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि मेरा ये लेक्चर जो आज शाम को 5:30 पे लिया, आप रात को 10:30 पे रिपीट ले लें। अच्छा, अब यहां पे देखें, पीएच क्या हो गई है? नंबर 9 पे नॉर्मल हो गई है। Normal. नॉर्मल। PCO2 भी कम, बाइकार्बोनेट भी कम। अब अगेन ये सिनेरियो भी बन सकता है, फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक Acidosis. एसिडोसिस। अब अगेन वही बात, हिस्ट्री पे ये कंफर्म हो जाएगा। ये नंबर 9th सिनेरियो और नंबर 6th सिनेरियो बिल्कुल सेम है। देखें जरा गौर से वैल्यूज देखें, बल्कि इत्तेफाक से करीब करीब ही डाल गई हैं वैल्यूज भी, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हैं अभी बैठे बैठे। अब जी इधर आ जाएं, 10th पे पीएच क्या है? इंक्रीज्ड अल्कलोसिस। इंक्रीज। PCO2 नॉर्मल है, अगर तो ये कम होता RO के मुताबिक तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती, लेकिन ये नॉर्मल है, इसको छोड़ देंगे, हम जाएंगे बाइकार्बोनेट पे। इंक्रीज पीएच के साथ इंक्रीज बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। PCO2 नॉर्मल, अनकंपनसेटेड। नंबर 11th पे है इंक्रीज पीएच अल्कलोसिस, PCO2 डिक्रीज्ड नहीं है। अगर डिक्रीज्ड होता तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं है, बाइकार्बोनेट पे जाएंगे,
इंक्रीज पीएच के साथ इंक्रीज बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वापस आए किस पे, PCO2 पे, जो कि नॉर्मल होनी चाहिए थी, नॉर्मल नहीं है, ये भी बढ़ गई है। तो इसका क्या मतलब हो गया, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक Alkalosis. 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 And last not the least, 12th one is same as that of number 3. वो कैसे, pH नॉर्मल हो गई है, PCO2 भी ज्यादा है, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, आइदर ये फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये आप डिसाइड करेंगे हिस्ट्री पे, या कौन सी वैल्यू पहले बढ़ी, जो चीज पहले बढ़ेगी। अगर बाइकार्बोनेट पहले चेंज हुआ होगा तो मेटाबॉलिक कॉज थी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 पहले चेंज हुआ होगा तो रेस्पिरेटरी कॉज थी। गुड इनफ? Yes, sir. कुछ समझ Yes, आया sir. आपको? इनमें जी, से सर। क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सिनेरियो मिस नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा, आप जो भी एग्जाम देने, पास्ट बुक्स खोलें, पास्ट पेपर्स खोलें, एसिडोसिस एल्कोलोसिस के सारे सिनेरियोज उठाएं, और इंशाल्लाह आज आपको सारे आते होंगे। रूल वही फॉलो करना जो मैंने आपको कहा है, सबसे पहले पीएच, फिर हिस्ट्री, फिर PCO2, फिर बाइकार्बोनेट, फिर लेफ्ट बिहाइंड वैल्यू नॉर्मल या एबनॉर्मल, और वो किस डायरेक्शन में है, एंड देन अच्छा वैसे एक और बात भी बता दूं, फुली कंपनसेटेड का सवाल शाज़ो नादिर ही आता है। और यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता के आज के लेक्चर को क्लोज करता हूं। वो एक बात यह है कि जनाब, जो हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है वो दो किस्मों की होती है। एक होती है विद नॉर्मल एनायन गैप और एक होती है विद Increase. इंक्रीज्ड एनायन गैप। नॉर्मल एनायन गैप, पहले पहले एनायन गैप होता क्या है? एनायन गैप है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, इस चीज को हम क्या कहते हैं? एनायन गैप। नॉर्मली इसकी वैल्यू 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है, 8 to 12 ये है नॉर्मल, और अगर मोर देन 12 है तो उसे हम क्या कह देंगे? इंक्रीज्ड। ठीक है। अब जो नॉर्मल, वैसे तो बुक्स में इसके वैल्यू टेबल्स बने हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बुक से देख लें, फर्स्ट एड में बहुत अच्छा बना हुआ है, बाकी किताबों में भी है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको इसकी एक जो है लिखवा देता हूँ। जो नॉर्मल एनायन गैप वाले हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपका उसका एक फॉर्मूला उसने बनाया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला, बट उसी के हिसाब से आप याद कर लें तो अच्छा है। एच से डायरिया, जिसे हाइपर एलिमेंटेशन लिखा है उसने, हाइपर एलिमेंटेशन या हाइपर क्लोरीमिया। जैसे कि ना एक पेशेंट है जिसको कोई फिस्टुला बन गया है, कोई इलियोस्टमी है, कोई हाई आउटपुट फिस्टुला है, शॉर्ट गट सिंड्रोम है, तो इस तरह की कंडीशंस को हाइपर एलिमेंटेशन कहेंगे। ए से एडिसन्स डिजीज, आर से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यस रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। डी फॉर डायरिया, A for acetazolamide, which is a drug. S for spironolactone. Spironolactone क्या होता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये भी एसिडोसिस करता है। और सेलाइन, ये सारी चीजें क्या करेंगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनायन गैप। और इंक्रीज्ड एनायन गैप वाला जो फॉर्मूला उसने बनाया वो गोल्ड मार्क के नाम से लिखा हुआ है फर्स्ट एड में। आई जस्ट फॉलो दैट बुक फॉर दैट, याद रह जाता है आसानी से। G फॉर ग्लाइकॉल्स, जिसके अंदर एथाइलिन ग्लाइकॉल है, मेथनॉल है, ये प्रोपेलिन ग्लाइकॉल वगैरह वगैरह सारे। O से, वैसे वो कॉमन चीज नहीं है, एसिटामिनोफेन जूस से ना हमारी बॉडी में ऑक्सोप्रोलिन कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सोप्रोलिन बनती है। O से क्या हो गया? ऑक्सोप्रोलिन। L से लैक्टिक एसिड, डी से भी लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड एल एंड डी फॉर्म में होते थे, याद है? एनैंशियोमर्स, बायोकेमिस्ट्री में आपने कभी पढ़े होंगे, शुगर्स में एल एंड डी एनैंशियोमर्स होते थे। एल लैक्टेट, डी लैक्टेट। एम से मिथानॉल। ए से एस्पिरिन, उसके अंदर एसिटामिनोफेन है ए से, इसके अंदर ए से क्या है? एस्पिरिन। और आर से
रेनल फेलियर, के से कीटोन्स, कीटोन बॉडीज। सही है, ठीक हो गया जी, लिख लिया आप लोगों ने? आप लोगों की जी मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया आप लोगों सर, को? डी के बाद जी रिपीट सर। कर दें। डी के बाद एम से मिथेनॉल, ए से एस्प्रिन, आर से रीनल फेलियर, के से कीटोन बॉडीज। So I guess you people loved it. You people, got some benefit from it. Some or more. ये आप लोग मुझे बाद में बता दीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। Let me stop the meeting.